सो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से फार्मिंग सिस्टम और क्रॉपिंग जो क्रॉप क्लासिफिकेशन है वो वर्क करते हैं। आज के सेशन में हमारा जो पार्ट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका क्रॉप रोटेशन। टॉपिक हमारा जो है वो क्रॉपिंग सिस्टम है और उसमें हम बहुत सारे अलग अलग जो है इसके रेलेवेंट पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न और इसके बाद हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुन लो पहले अच्छे से क्या होता है। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे आपके जो है आज प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसके साथ में क्रॉपिंग स्कीम आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे इनको निकाला जाता है, कुछ न्यूमेरिकल जो इनके बेस पर होते हैं। ठीक है, आपके सारे पार्ट को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इवन दो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, हम लोग पैरेलल इंटरक्रॉपिंग से क्या समझते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो वो क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है। ये सारा जो खेल है ना, मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि एक फील्ड में आप जब क्रॉप ग्रो करवाते हैं तो उस ग्रो करवाने के अंदर किस प्रकार से आप उस क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो, आपका वहाँ पर क्या डिसीज़न है और उसमें किस प्रकार से जो है आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हो बिना आपके एनवायरनमेंट या फिर बिना इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए। आपके नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और आपको वहाँ पर मिनिमम जो है रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट गेन करना है। व्हाट इट और नॉट। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्रॉप रोटेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए भाई, देखो, सबसे पहले क्रॉप रोटेशन क्या है और क्रॉप रोटेशन किस प्रकार से एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, देखो, आपका रोटेशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब यही होता है ना कि कोई चीज़ को किस प्रकार से आप लोग रोटेट करवाते हो। ठीक है, एक प्रकार से हम टर्न बोल सकते हैं ना कि एक के बाद दूसरे का टर्न। ठीक है, अब देखो, हमारे एग्रीकल्चर ईयर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि भाई जुलाई से लेके आपका नेक्स्ट जून तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ईयर बोलते हैं, एक साल बोलते हैं। अब इस एक साल में 12 महीने होते हैं, यस और नो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक साइकिल बना लेता हूँ, इस साइकिल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो, आपके टोटल मंथ कितने हैं? 12 मंथ्स हैं। और एक क्रॉप जो है वो अगर हम टाइम लगाकर देखें तो लगभग 3 से 4 महीने हमारी फील्ड क्रॉप्स को लग जाते हैं ग्रो करने में, यस और नो। ग्रो करके हम लोग जो हार्वेस्ट करते हैं लगभग लगभग कितना टाइम लग जाता है? 3 से 4 महीने। ठीक है, अच्छा, कुछ क्रॉप ऐसी भी होती हैं जो कि आपकी 1 या 2 महीने में भी हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, यस और नो, है ना। कुछ ऐसी क्रॉप होती है कि नहीं होती है, जैसे कि मूंग बीन है, तो मूंग बीन को विद इन 60 डेज आप लोग कई बार या तो हार्वेस्ट कर लेते हो या फील्ड में मिक्स कर देते हो। कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स आपकी होती हैं, गॉट इट और नॉट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका जो साइकिल है वो किस प्रकार से हम लोग रन कर सकते हैं और उसमें रोटेशन क्या होता है। तो देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हम साइकिल को क्रिएट करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और ये हमारा सीज़न है जी खरीफ। क्या है? खरीफ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा सीज़न आता है? रबी। और तीसरा कौन सा सीज़न आता है? जायद। गॉट इट और नॉट। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके इस खरीफ सीजन में यहाँ पर आपने लगा दिया जी राइस क्रॉप को। किस क्रॉप को लगा दिया? राइस। जरूरी नहीं कि राइस ही होगा, इसमें हम लोग जो है राइस या आपका कॉटन, सिसमम,
कोई भी ऐसी क्रॉप जो कि उस सीजन में लगाई जा सकती है, हम उनको क्या करेंगे, ग्रो करवा देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, रबी का। ठीक है, रबी सीजन में हम लोग वीट, मस्टर्ड, जो भी उस टाइम की सीजन की क्रॉप है उनको हम लोग क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। फिर हमारा क्या आएगा, जायद सीजन। जायद सीजन में क्या होता है कि हम लोग किसी क्रॉप को ग्रो तो करवाते हैं, लेकिन जायद सीजन में आप लोग एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपका टाइम पीरियड उतना ही, जैसे मस्क मेलन है, वाटर मेलन है ना, उन क्रॉप को हम लोग टाइम देते हैं और उनको हमें ग्रो करवाते हैं। फिर अगेन वही आपका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, किसका, खरीफ का। तो रोटेशन में क्या हो रहा है, आप एक फील्ड के अंदर, सेम फील्ड के अंदर आपके डिफरेंट सीजन्स में कौन कौन सी क्रॉप को एक के बाद दूसरे में ग्रो करवाते हो, ये हमारा क्या होता है जी, रोटेशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कि आपकी क्रॉप्स का जो रिपीटिशन है वन आफ्टर अनदर, वो फील्ड में किस प्रकार से है, इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। लेकिन इस रोटेशन के टाइम पर हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आप रोटेशन मन में आया वही कर लोगे और उससे काम हो जाएगा, नहीं। अब इस रोटेशन में हमें बहुत सारी बातों को फोकस करना पड़ता है। अच्छा, अब तो हमने देखो साल के अंदर 3 को ग्रो करवाया, हो सकता है कि एक साल में आप 2 क्रॉप को ही ग्रो करवा रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि 3 क्रॉप आप लोग ग्रो करवा रहे हो, और हो सकता है कि आप 4 क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हो। 5 पॉसिबल हो सकती है, 5 क्रॉप क्या पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती ना, बहुत बहुत ही रेयर चांस है ना। पहली बात है पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, 4 में भी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, तो देखो आपका 2 क्रॉप को ग्रो करवाते हो तो हम लोग बोलते हैं डबल क्रॉपिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं आपका, डबल। 3 को ग्रो करवाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, सॉरी, ट्रिपल आपका यहाँ पर जो है क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हो, और चौथा अगर आपका हो गया तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वाड्रपल। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारे फील्ड के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। और कौन से मल्टीपल क्रॉपिंग का, सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग का, एक के बाद दूसरा। सीक्वेंस तभी तो बनेगा ना, हमने एक क्रॉप को हार्वेस्ट किया, उसके बाद आपके फील्ड में दूसरी क्रॉप को हमने क्या करवाया है, रेयर करवाया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें हम लोग रोटेशन, रोटेशन मतलब एक फील्ड है उसको आप सेम टाइम पर अगले सीजन में भी कौन सी क्रॉप ग्रो करवा रहे हो। इसमें रोटेशन का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आपने एक के बाद दूसरी क्रॉप को कौन सा ग्रो करवाया। रोटेशन का मतलब ये भी होता है कि आपने फॉर एग्जांपल खरीफ सीजन में इस बार ग्रो करवाया था राइस, और अगली बार आप राइस को रिप्लेस किस क्रॉप से करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगली बार इस फील्ड में ग्रो करवा दिया कॉटन, ये भी क्या है, रोटेशन है। समझ में आ गया, रोटेशन का मतलब ये भी होता है कि सीजन आफ्टर सीजन आप लोग किस क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो, और रोटेशन का मतलब ये भी होता है कि आपका एक सेम फील्ड में सेम सीजन में अगले सीजन में आप कौन सी क्रॉप को ग्रो करवाने वाले हो, ये भी आप रोटेशन का ही पार्ट यहां पर कंसिडर कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना कि रोटेशन का मतलब यहां पर है क्या होता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को अभी तक, ठीक है। अब ये यहां पर आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या समझते हैं। अब देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आपका, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बोला भी था कि ये टॉपिक आपको पढ़कर आना है। जल्दी से बताओ कि हमारे क्रॉप रोटेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं। कम ऑन फास्ट, एक सेकेंड मेरे को टाइम दे दो, जल्दी सोचो।
बताइए क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। इंक्रीज, ओके, हाँ जी, ऑनलाइन वालों बताओ। ओके, देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, ठीक है, कि हम किस सिद्धांत पे काम करते हैं। अब देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक सिद्धांत है, मेरा एक प्रिंसिपल है कि अगर क्लास के अंदर बच्चे चुपचाप नहीं सुन रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं हूँ, मुझे वो टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उस टॉपिक में इतना सक्षम नहीं हूँ कि एक बच्चे को पढ़ा सकूँ, एक बच्चे को समझा सकूँ, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बोला। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सिद्धांत क्या होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन के कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहले तो आपका, हम किस बेसिस पर रोटेशन करने वाले हैं। तो रोटेशन सबसे पहले जो आपका होगा वो इस बेस पर होगा कि भाई मार्केट में डिमांड क्या है। एक बात बताओ, क्या बिना डिमांड के आप कोई भी क्रॉप को ग्रो करवाओगे? भाई रोटेशन का मतलब यही तो है ना कि हम रोटेशन में किस क्रॉप को किसके बाद ग्रो करवा रहे हैं, और उस क्रॉप को ग्रो करवाने के बाद बेचना भी तो पड़ेगा मार्केट में, या अपने घर पे रखते जाओगे? बेचना पड़ेगा। तो हम उसमें सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, डिमांड। फिर क्या उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट या सॉइल प्रेजेंट है कि नहीं है। अब क्लाइमेट में जितने भी आपके पैरामीटर हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, रेनफॉल है, ये सारे जो आपके फैक्टर्स हमने पढ़े हैं क्लाइमेट के अंदर, वो सारे, अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एग्रोमेट्रोलॉजी को क्यों पहले पढ़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हम उनका इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं, अब उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, हम क्लाइमेट के फैक्टर्स को भी देखेंगे, इसके साथ में सोइल के टाइप को भी देखेंगे। अब आपको पता है सोइल टेक्सचरल बेसिस पर, स्ट्रक्चरल बेसिस पर डिफरेंट होती है, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, जैसे एलुवियल सोइल, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल, समझते हो कि नहीं समझते हो? तो उनमें किस प्रकार की मिट्टी है, और मिट्टी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सेलाइन सोइल तो नहीं है, एल्केलाइन सोइल तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम उस सोइल को क्या कर सकें, दुरुस्त कर सकें, या फिर उसी सोइल में किसी प्रकार की क्रॉप को ग्रो करवाया जा सकता है या नहीं ग्रो करवाया जा सकता। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, जब आपका डिमांड, क्लाइमेट, सॉइल, ये सारे फैक्टर्स हम लोग यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपका आता है जी रूटिंग सिस्टम। अच्छा देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और सॉइल सूटेबिलिटी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉप को चूज करने वाले हैं, जो भी किसी क्रॉप को भी हम रोटेशन में लेकर आने वाले हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला, रूटिंग सिस्टम। अब रूटिंग सिस्टम आपको पता है, या तो डीप रूट होती है या शैलो रूटेड क्रॉप होती है। डीप मतलब जिस प्लांट की रूट्स काफ़ी डीप तक चली जाती हैं, और शैलो रूटेड का मतलब है कि जो आपकी सरफेस पर ही जो है जो विद इन 15 to 30 सेंटीमीटर जो रीजन है आपका, उसमें ही जो है ग्रो करती हैं, उसकी रूट डेप्थ ज़्यादा डीप तक नहीं जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें आपका टैप रूट सिस्टम आएगा, इसमें आपका फाइबरस रूट सिस्टम आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या डीप रूटेड क्रॉप के बाद डीप रूटेड क्रॉप ग्रो करवाएंगे? नहीं। याद रखना, अगर हमने पहले सीजन में या पहले आपके रोटेशन में हमने डीप रूटेड क्रॉप को ग्रो करवाया है, तो अगले रोटेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, शैलो रूटेड क्रॉप को ग्रो करवाएंगे। क्योंकि क्या होगा, डीप रूटेड क्रॉप डीप लेयर में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, और जो शैलो रूटेड क्रॉप है वो कहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, सरफेस से। समझ में आ रहा है? तो इसलिए दोनों में क्या है, हमें एक बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। ठीक है, तो अगले सीजन तक आते आते हमारी जो सोइल है उसको क्या कर लेगी, न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर लेगी। हम लोग फिर रोटेशन में क्या लेकर आ सकते हैं, डीप रूटेड लेकर आ सकते हैं। समझ में आया? तो इससे आपका न्यूट्रिएंट बैलेंस बना रहेगा। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है, बोलो जरा। हाँ जी, डिफरेंट, हाँ, फैमिलीज भी आप लोग बोल सकते हो कि हमारे जो क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, उनकी जो प्लांट्स की फैमिली है, उनका जो
बॉटेनिकल आपका एक प्रकार से क्लासिफिकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर जो रोटेशन है वो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लेग्यूम इंक्लूजन, इसका मतलब होता है कि आप इस रोटेशन में कम से कम एक बार तो लेग्यूम को जरूर ऐड करो। लेग्यूम क्या करती हैं, लेग्यूम्स की रूट में नोड्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो इसमें क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। या हमारा जो सोइल के अंदर नेचुरल बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का वो एटलीस्ट बना रहेगा, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजर्स के ऊपर वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। अच्छा, इसके साथ में आपको इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा, या जो रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लोरेशन से बचाना है, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हम लोग पानी, जो वाटर गजलिंग क्रॉप है राइस है, तो बार बार राइस को ही लगा रहे हैं और फील्ड में पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अगर हम ग्राउंड वाटर को आपका एक्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है लिविंग बींग्स के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस बैलेंस को भी मेंटेन करना जरूरी है, इकोसिस्टम को मेंटेन करना जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, गॉट इट और नॉट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस रोटेशन के टाइम पर हम और भी बातों को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो क्रॉप्स हम लोग ग्रो करवा रहे हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, उनका जो नेचर है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम दोनों सीजन में ही न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप को ही ग्रो करवा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगी, सोइल आपकी जो है वो काफ़ी हद तक डिफॉर्म होगी, उसमें से न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, न्यूट्रिएंट एक इम्बैलेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से हमें रोटेशन के टाइम पर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मेजर प्रिंसिपल्स आपके सामने ये हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और कई बार जो है इनके बेस पर आपके जो आजकल, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि भाई क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस प्रकार से डिटेल में आ जाएगा और इनको हम लोग उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप आओगे तो आपको सिंपल सा फंडा है कि भाई उसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है यहाँ से, या फिर आपके आजकल क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, अब आप इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी दो स्टेटमेंट सही है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी और आप आराम से एक ऑथेंटिक और सही आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये आंसर या ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तो इस केस में आंसर करना शायद मुश्किल हो जाएगा और फिर हम लोग उतने नंबर नहीं ले सकते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब हमारी बारी आती है कि रोटेशन क्या है। रोटेशन को हम लोग समझ चुके हैं और रोटेशन क्या जरूरी है। अब इस रोटेशन में अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारी सॉइल के साथ, हमारे क्लाइमेट के साथ, हमारे इकोसिस्टम के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ एक बहुत बड़ा हम लोग नुकसान कर रहे हैं, जिससे क्या होता है आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। शायद हो सकता है कि हम इस बैलेंस को, इम्बैलेंस को फॉलो करके एक यूनिट टाइम के लिए तो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई भी जो चीज़ है उसको आप फोकस इस प्रकार से करो कि उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर लोगे इसको तो आप लोग तैयार? ठीक है। अब हमारी बारी आती है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न क्या होता है तो और पैटर्न कैसे डिफरेंट है आपके रोटेशन से। ठीक है, देखो पैटर्न का मतलब होता है कि आपके लैंड को प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपके लैंड को प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड किया जाता है। देखिए देखो फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है। ठीक है,
इस फील्ड को हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये डिफरेंट प्लॉट क्या हो गए आपके, फॉर एग्जांपल 4 प्लॉट हो गए, ठीक है। अब इस प्लॉट में आपने क्या किया, अभी सीजन चल रहा है फॉर एग्जांपल हमारा खरीफ, यहां पर आपने क्या ग्रो करवा दिया, राइस, यहां आपने क्या ग्रो करवा दिया, कॉटन, यहां आपने क्या ग्रो करवा दिया, सिसमम, और यहां आपने क्या ग्रो करवा दिया, मूंग बीन, ठीक है। आपने एक फील्ड के फॉर एग्जांपल ये 4 एकड़ है, आपने 4 एकड़ में 1 एकड़ का हमने क्या कर दिया, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवा दिया। कर सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक प्लॉट हमारे पास ये है, ये भी आपका 4 एकड़ का है, हमने क्या किया, इसमें आपका हाफ एकड़ में यहां पर आपने ग्रो करवा दिया मिलेट्स, कोई भी पर्ल मिलेट जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और यहां आपने ग्रो करवा दिया जी कॉटन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब देखो ये हमारे प्लॉट को हमने क्या कर दिया, 2 डिफरेंट डिफरेंट आपके साइज के प्लॉट्स में इनको डिवाइड कर दिया और उनमें हमने क्रॉप्स को ग्रो करवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे प्लॉट को हम डिवाइड यहाँ पर जो कर रहे हैं वो 2 हिस्सों में कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है 4 हिस्सों में किया है, और यहाँ क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक और प्लॉट ऐसा ही है, इतना ही साइज है इसका भी, हमने क्या किया उसको आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राइस, यहाँ पर राइस, यहाँ पर राइस, यहाँ पर कॉटन। अब देखो इसमें तो आपने क्या किया था 1:1:1, इस प्रकार से आपने सारी क्रॉप को एक एक एकड़ में ग्रो करवाया था। यहां पर आपने क्या किया, 2 एकड़ 2 एकड़ सब क्रॉप को आपने ग्रो करवा दिया। यहां पर क्या हुआ, 3 एकड़ राइस का, 1 एकड़ आपका यहां पर है कॉटन का, इस प्रकार से ग्रो करवा दिया। तो इसका मतलब है कि आप एक लैंड को पर यूनिट टाइम में, क्या बोला मैं, पर यूनिट टाइम मतलब सिंगल गिवन टाइम के अंदर आप उसमें कौन सी क्रॉप को कितना एरिया एलोकेट करते हो, मतलब फील्ड को प्रोपोर्शनली कैसे डिवाइड किया जाता है कि उसमें डिफरेंट क्रॉप्स को आप लोग ग्रो करवा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो है हमारा यहां पर है कि विद इन ए गिवन टाइम। और दूसरा क्या होता है कि आप इस फील्ड में जिसमें राइस लगाया है उसमें अगले सीजन में क्या ग्रो करवाने वाले हो, तो ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंशियल पैटर्न होता है। तो पैटर्न हमेशा 2 प्रकार से होते हैं, एक पैटर्न होता है कि विद इन गिवन टाइम में कंडीशन क्या है, और आपका सीक्वेंशियल में क्या होता है कि इस फील्ड में जहां पर आपने राइस लगाया है वहां पर आप अगले सीजन में क्या लगाओगे, जैसे राइस के बाद आपने यहां पर व्हीट को ग्रो करवा दिया, और यहां पर आपका कॉटन था तो कॉटन के बाद आपने यहां पर फील्ड में क्या ग्रो करवा दिया, पी ग्रो करवा दिया, या फिर कोई और क्रॉप ग्रो करवा दी। तो ये हमारा क्या है, फील्ड को एलोकेट करना है, कितना एरिया प्रोपोर्शनली किस क्रॉप के अंडर में डिवाइड किया गया विद इन ए गिवन टाइम और विद इन ए प्रोपोर्शन ऑफ टाइम एंड इन द रोटेशन ऑफ ए टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप अपने फील्ड में कितना एरिया किस क्रॉप को एलोकेट करते हो, तो जो प्रोपोर्शनल डिवीजन होता है, प्रोपोर्शनल जो आपका एक प्रकार से एरिया एलोकेट करना है एक क्रॉप को, वो क्या कहलाता है, आपका क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। रोटेशन में हमने क्या किया था कि हम एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप सीक्वेंस में क्या ग्रो करवाने वाले हैं, ये हमारा रोटेशन था। लेकिन पैटर्न में हम उस क्रॉप को जिसको ग्रो करवा रहे हैं उसको एरिया कितना एलोकेट किया है, और हो सकता है कि कंप्लीट एरिया आप एक ही क्रॉप में ग्रो करवा दो, हो सकता है कि आप जो है 1 by 1 आप इस प्रकार से ग्रो करवा दो, हो सकता है कि आप इस प्रकार से ग्रो करवा दो। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी नीड और वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां की डिमांड, उनके ऊपर डिपेंड करता है। यस और नो, अरे यस और नो, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास है, इनपुट हमारे पास है, फाइनेंशियल कंडीशन हमारे पास है, इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, इन आपके पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, पहले में हमने चूज किया था कि क्रॉप कौन सी ग्रो करवाएंगे, और यहां पर हमने उस क्रॉप को कितना एरिया एलोकेट किया है ये हमने देख लिया। अब हम उस क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक बात मुझे बताना, क्या केवल और केवल एरिया एलोकेट करने से क्रॉप अपने आप ग्रो कर जाएगी? इज दिस पॉसिबल? नो।
एरिया एलोकेट करने से कोई भी आपकी यहाँ पर क्रॉप है ग्रो नहीं कर जाएगी। उसको ग्रो करवाने के लिए या फिर उससे एक इफेक्टिव प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक टाइम और एक आपका यहां पर है क्या, स्पेस, किस प्रकार से एलोकेट किया जा रहा है। तो ठीक है, तो विद इन ए स्पेस पर्टिकुलर टाइम के अंदर और आपका डिफरेंट टाइम के अंदर, तो हमने किस प्रकार से उसमें क्रॉप को ग्रो करवाया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक स्पेस को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है विद इन ए गिवन टाइम या फिर एक रोटेशन ऑफ टाइम के अंदर। समझ में आ गया? तो अब हम जब उसमें क्या बोला, मैनेजमेंट, क्या बोला हमने यहां पर है, मैनेजमेंट। तो देखो पहले हमने क्या की थी, प्लानिंग की थी। प्लानिंग किसमें की थी, क्रॉप रोटेशन में, कि हम किस क्रॉप को किसके बाद ग्रो करवाने वाले हैं। और हमने याद आया प्लानिंग कैसे की थी, क्लाइमेट क्या है वहां पर, डिमांड क्या है वहां पर, सोइल कैसी है वहां पर, हम जो है सोइल को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, एनवायरमेंट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका जो क्रॉप रोटेशन होता है वो क्या होती है, एक प्लानिंग होती है। और आपका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल डिवीजन होता है। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ लैंड हम लोग देखते हैं कि उसमें एक क्रॉप के रिस्पेक्ट में दूसरी क्रॉप को कितना एरिया एलोकेट किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें प्रोपोर्शनल डिवीजन बोलते हैं लैंड को। ठीक है, और उसके बाद में आपका यहां पर आता है क्रॉपिंग सिस्टम, और सारे क्रॉपिंग है ये। ठीक है, और सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट। क्या करते हैं, मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। मैनेजमेंट करने का मतलब है कि हम लोग अब उसमें जो क्रॉप ग्रो करवा चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो जो करवाया गया है, अब उनको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं हाईएस्ट यील्ड लेने के लिए। वहां पर आपको बाकी चीजों में आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन एक चीज आपकी कभी बदलाव नहीं कर सकते हो, वो होता है क्लाइमेट। यस और नो? क्या क्लाइमेट में आप लोग बदलाव कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अब देखो फॉर एग्जांपल आज बाढ़ आ गई, या आज बारिश बहुत तेज हो गई, आज हेलस्टॉर्म हो गए यानी कि ओले गिर गए, या फिर मान के चलिए फील्ड के अंदर आपका जो है बारिश की वजह से इरोजन हो गया, या फिर क्रॉप के अंदर लॉजिंग हो गई, किसकी वजह से, ज्यादा हैवी विंड की वजह से। तो इसका मतलब है कि आप क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक गिवन क्रॉपिंग सिस्टम के साथ, सॉरी गिवन क्रॉपिंग पैटर्न के साथ, एक क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्या करते हो, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, क्योंकि क्या रिसोर्सेस पॉसिबल है कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए मैं एक किसान हूं जिसके पास 2 एकड़ लैंड है। अब 2 एकड़ लैंड है, मेरे पास पैसा भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि मैं डिफरेंट इनपुट को परचेज कर सकता हूं। तो क्या मैं अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि या तो मेरे पास क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 एकड़ लैंड भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मैं 2 एकड़ लैंड में अब जो रिक्वायर्ड इनपुट है उनको क्या कर सकता हूं, परचेज कर सकता हूं। समझ में आ गया? तो इस अवेलेबल रिसोर्सेस में आपका बजट भी इंक्लूड होगा, मनी भी इंक्लूड होगा, आपके पास जो ऑलरेडी पड़े हुए रिसोर्स है जैसे पानी है या फिर आपका सॉइल है, जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उनको आप क्या करते हो, मैक्सिमम यूज करते हो, या फिर मैं ये बोलूंगा ऑप्टिमम यूज करते हो। क्या यूज करते हो? आपका ऑप्टिमम यूज करते हो और इनकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हो विदाउट क्या, वेस्टेज। क्योंकि रिसोर्सेस की वेस्टेज करने से क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो इनके रिसोर्सेस की वेस्टेज को मिनिमाइज करते हुए हम लोग इनका ऑप्टिमम यूज करते हुए एक गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में, ठीक है,
क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, ऑलरेडी गिवन है। और आप क्या करते हो, इन सभी चीजों को मैनेज करते हुए वहां से ऑप्टिमम प्रोडक्शन या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन जो आप लोग निकालने की कोशिश करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। अब इन तीनों को मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला, क्रॉपिंग रोटेशन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्रॉप रोटेशन जो है वो एक प्लानिंग है, क्रॉपिंग पैटर्न हमारा एक प्रोपोर्शनल डिवीजन ऑफ लैंड है, और क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट ऑफ दैट लैंड है टू गेट द मैक्सिमाइज रिटर्न और मैक्सिमम प्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर? पक्का? आज के बाद ये चीज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है और हमारे माइंड में बार बार ऐसा आता है कि शायद यार ये चीज तो हम लोग ऐसा कर ही लेंगे, ऐसा तो हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा होना और ऐसा कर देना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। समझ में आया? तो इस बात को लेकर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। गॉट इट और नॉट? उम्मीद है कि नहीं गलत होगा आपकी बात तो आपका। ठीक है, तो ये आपका यहां पर क्या था, क्रॉपिंग रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, चलूं आगे। ठीक है, अभी हम बात करें तो यहां पर एक हमारा और इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम का मतलब क्या होता है? देखो, क्रॉपिंग स्कीम का मतलब है कि भाई आपके फील्ड के अंदर आप लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करवा रहे हो, या आप लोग डिफरेंट एंटरप्राइजेस को रन कर रहे हो, उसको आप कैसे अगले 1 साल 2 साल के लिए एक लेआउट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो क्रॉपिंग स्कीम है वो एक क्या होता है, आपके फील्ड का लेआउट होता है। और लेआउट जो है वो 1 सीजन 1 ईयर 2 ईयर डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, उनके बेसिस पर आप क्या करते हो, एक आपका लेआउट तैयार करते हो। ठीक है, और उस लेआउट को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आपका क्रॉपिंग स्कीम बोलते हैं। गॉट इट और नॉट? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका 2025 चल रहा है, या अगला साल 2026 है, या 2027 है, तो हम क्या करते हैं, हमारे हर ईयर को इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि उसके अंदर आपका इस सीजन में यहाँ पर खरीफ में क्या लगाया गया, रबी में क्या लगाएंगे, जायद है तो जायद में क्या लगाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लगाएंगे। या फिर आप हो सकता है कि फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन करने की बजाय, मान के चलिए आपके पास 10 एकड़ लैंड है, तो 10 एकड़ लैंड को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, उसमें कितना एरिया क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, कितने एरिया में आप लोग जो है अपना मान के चलिए जैसे फॉर एग्जांपल फिशरीज प्रोडक्शन करते हो, या आप वहाँ पर बी कीपिंग करते हो, ठीक है, या आप एनिमल्स की रेयरिंग करते हो। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कितना एरिया आप लोग वहां पर क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां से आप लोग कितना रिटर्न ले रहे हो, वहां से आप लोग कितना इफेक्टिव प्रोडक्शन गेन कर सकते हो, और उस फील्ड में से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जा सकता है, ये आप लोग जो आपके पास एक अवेलेबल बजट होता है उसके बेस पर क्या करते हो, डिफाइन करते हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि क्या इसमें बिना किसी बजट के पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग क्रॉपिंग स्कीम को तैयार कर सकते हैं? नहीं, एक वेल मैनेज बजट आपके पास होना जरूरी है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब जैसे आज भी आपका जो एग्रीकल्चर बजट आता है तो उसका मतलब क्या है, या फिर ओवरऑल जो बजट आता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक देश के पास कितने रिसोर्सेस हैं जहां से पैसा आएगा, और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है जो हमें खर्च करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम होती है, एनवायरनमेंट को आपका प्रोटेक्ट करना है, या जो आपका क्या बोलते हैं हम रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट को वो कहाँ पर करने हैं। उसी प्रकार से हमारे पास मान के चलिए 10 एकड़ लैंड है और हमारे पास 50 लाख रुपए है,
तो अब हम क्या कर सकते हैं इन 10 एकड़ के ऊपर 50 लाख रुपए से, ये देखना पड़ेगा। अब मान के चलिए आप लोग सोचो कि मैं एक यहाँ पर आपका जो है वेयर हाउस बनाना चाहता हूँ 1 एकड़ में, ठीक है आप बना सकते हो। लेकिन मान के चलिए आप अगर नॉर्मल वेयर हाउस बनाओगे तो शायद आप लोग इसको बना सकते हो क्योंकि आपके पास इतना पैसा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोल्ड स्टोरेज हाउस बनाना चाहता हूं तो शायद आपकी कॉस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी जा सकती है, तो उस केस में आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है। अब क्या करोगे आप लोग, आप देखोगे कि मैं लैंडिंग कहां से ले सकता हूं, लोन कहां से ले सकता हूं, बोरो कहां से कर सकता हूं। तो आप क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे जी मेरे पास ये 10 एकड़ जमीन है और मैं इसके बेसिस पर यहां पर क्या करना चाहता हूं, एक आपका कोल्ड स्टोरेज हाउस ओपन करना चाहता हूं, स्टार्ट करना चाहता हूं। तो अब क्या होगा, बैंक हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट की कोई वेलफेयर स्कीम चल रही है उसके अंडर में आपको लोन दे दे, या फिर बैंक आपकी जो लैंड है उसको प्लेस करके उसके बेसिस पर लोन दे दे। ये इन बातों पे डिपेंड करेगा कि आप वहां पर किस प्रकार से उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, बैंक की क्या स्कीम है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पर आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको लोन मिल जाता है तो आप कोल्ड स्टोरेज हाउस भी आराम से बना सकते हो और उसके बाद में आप फील्ड के अंदर अपना काम भी कर सकते हो। तो आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है या कितने आपके पास रिसोर्सेस हैं जहां से आपके पास एक वेल मैनेज्ड मनी जो है वो आ सकता है और जिससे आप लोग ये प्रोडक्शन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत है ज़रूरी है। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या नहीं है? कम ऑन। नहीं है? कर लोगे आप इतना पक्का? ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पार्ट था इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई क्रॉप आपका जो है सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग रोटेशन क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा नुकसान क्या होता है ये भी हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हम लोग आज इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम को मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम मानते हैं। अच्छा ये बताओ पहले तो कि राइस वीट ये क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग रोटेशन है या क्रॉपिंग सिस्टम है? पहले तो ये बताओ, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर कि राइस वीट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक पैटर्न है, वो एक रोटेशन है या वो एक सिस्टम है। कम ऑन, कैसे बताइए? आपने तीनों बोला है, हाउ? ओके, और अरे अभी जब सारी बातें एक्सप्लेन करके हटा हूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब तक हम फील्ड में एक प्लानिंग करते हैं तब तक वो हमारा क्या पार्ट है, आपका रोटेशन का पार्ट है। जब हम उस फील्ड के अंदर आपकी क्रॉप को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देते हैं कि कितना एरिया एलोकेट किया गया, वो हमारा क्या है, पैटर्न है। और जब हम उसको प्रोडक्शन कर लेते हैं या फिर उससे हम लोग रिटर्न लेन करने की कोशिश करते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करके, तब वो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। और तभी तो हम इसको बार बार सिस्टम बोलते हैं क्योंकि प्लानिंग और आपका जो एक प्रोपोर्शनलिटी है वो केवल और केवल तभी तक है जब तक हम उस क्रॉप को लगाते हैं। उसके बाद अगर प्रोडक्शन हम उससे करते हैं तो वो हमारा पार्ट बन जाता है किसका, सिस्टम का। किसका पार्ट बन जाता है, आपका सिस्टम का। तो इसलिए इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये आपका क्या होगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है कि ये आपका राइस वीट जो हमारा है वो क्रॉपिंग सिस्टम भी है, रोटेशन भी है, पैटर्न भी है, लेकिन हम लोग जब उसको प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल प्रोडक्शन तो करते ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि बीच में ही बस केवल ग्रो करवाया और छोड़ दिया, फाइनल आउटपुट ही तो हम लोग लेते हैं उससे। तो उस केस में हम लोग ज्यादातर वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आपका राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। समझ में आ गया कि सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, इसका कारण भी आपको पता लग गया होगा। अच्छा, तो देखो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम जैसे हम लोग लगाते हैं तो इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और लोग क्यों सेम टाइप ऑफ क्रॉप को रोटेट करते हैं, या सेम क्रॉप्स को रिपीटिशन में लेके आने से क्या फायदा होता है। देखो सबसे पहले क्या है कि यहां पर डिपेंड करता है कि मार्केट की जो डिमांड है वो क्या है, क्योंकि हम इसकी बात कर चुके हैं। तो मार्केट में इसकी डिमांड है अच्छी खासी, वो तो अच्छी बात है, और इसके लिए टाइम टू टाइम आपका सूटेबल क्लाइमेट भी अवेलेबल है, सॉइल भी प्रेजेंट है। लेकिन अब बाकी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रूट, और दोनों ही क्या है, शैलो रूटेड क्रॉप है। अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, लेग्यूम क्रॉप का इंक्लूजन, क्या हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं जी, आपका वाटर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। ईयर आफ्टर ईयर हम लोग जब राइस को ग्रो करवाते हैं तो ग्राउंड वाटर हमारा क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर लगातार क्या होता जा रहा है जी, रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ में अगर हम और बात करें तो वो क्या है, इससे आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल दो ही क्रॉप के ऊपर लगातार डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो जिससे आपकी डिपेंडेंसी जो है वो केवल लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर होती जा रही है, और इससे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इकोसिस्टम इससे क्या हो रहा है, आपका इम्बैलेंस हो रहा है। और अब हम अगर सेम टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, उसमें लेग्यूम इंक्लूजन नहीं करते हैं, सैलो रूटेड डीप रूटेड को फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। और इसीलिए हमें ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, आपका फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अब ये जो सिंथेटिक आपके फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, या फिर जब हम सेम टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, तो आपका मैंने अभी बताया था कि बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें सेम टाइप ऑफ पेस्ट और सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट का इंक्लूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा। अब इनको यूज करने से क्या होता है, एक तो एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है जी, ये आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर इंपैक्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात करें तो उसमें एयर पोल्यूशन, आपका सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, तीनों प्रकार के पोल्यूशन प्रेजेंट है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है कि आपका जो वहां पर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और आने वाले टाइम में वो एक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उससे हम लोग एक हाई रिटर्न गेन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इफेक्टिव पार्ट है नहीं है। तो आज राइस और वीट क्रॉपिंग सिस्टम हमारे स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में आप अगर एग्रीकल्चर बजट को आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप में है, ठीक है। अब सोच के देखो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें क्या है कि वो रोटेशन को भी फॉलो करते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी स्कीम्स वहाँ पर काफ़ी प्रमोट हो रही हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को वहाँ पर काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर वो लोग जो हैं उनके पास इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि वो जो है आपका हाईटेक एग्रीकल्चर को एडॉप्ट कर सकें। तो इसकी वजह से
वो आपकी ट्रेडिशनल या फिर ऑर्गेनिक टेक्निक्स के साथ ही एक हाई रिटर्न गेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का जो गंगानगर या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ था। और आज यहाँ पर आपकी प्रिक्योरमेंट जो है राइस और व्हीट की वो भी सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये एरिया इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुका है राइस और व्हीट को कि इनका जो पूरा का पूरा कल्चर है वो इसी के बेस पर बन चुका है और यहीं से उनको रिटर्न आती है। और साथ में जो प्रोफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है फार्मर्स की, वो भी इन दो क्रॉप्स में हो चुकी है। इसलिए वो अपनी खुद की सुविधा के लिए, खुद के अपने मतलब क्या कह सकते हो कि एम्पावरमेंट के लिए या फिर अपनी जो है प्रॉब्लम ना हो उनको ग्रो करवाने में दूसरी क्रॉप को, इसलिए वो अपने लिए क्या करते हैं, इन्हीं क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। और जब एक दूसरी क्रॉप के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यील्ड में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। और साथ में क्या है, बाकी जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए मार्केट में एक परफेक्ट एमएसपी भी नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट अगर वाकई में इस पर्टिकुलर रोटेशन को ब्रेक डाउन करना चाहती है, इस सिस्टम को यहां पर ब्रेक डाउन करना चाहती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपकी नई क्रॉप को जैसे कि ऑयल सीड या पल्सेस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उनके क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करवाने के लिए या फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए या तो किसानों को कोई डायरेक्ट बेनिफिट देना पड़ेगा, उनको जो है एमएसपी देना पड़ेगा, या किसी प्रकार से और अल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़ेगा कि प्राइस डिफरेंस जो मार्केट में आता है उसको गवर्नमेंट की द्वारा पे किया जाए। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज भी किया जा सकता है और साथ में जो रोटेशन यहां पर है उसको भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिससे इन्वायरमेंट और जो इकोसिस्टम है या जो हमारा लगातार वाटर का डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, उसको बचाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है और इसके ऊपर फोकस भी आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। और इस चीज़ को, इसके साथ में नई वेराइटीज़ जो डिफरेंट क्रॉप्स की, जैसे आपने सुना होगा बार बार गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़ को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, ये एक ऐसी वेराइटीज होती हैं जो कि बदल रहा जो मौसम है उसके अनुसार अपने आप को क्या कर सके, ग्रो करवा रखें। और इसमें भी वो नई क्रॉप, जैसे कि नई क्रॉप नहीं बोलूंगा, नई क्रॉप का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई नई क्रॉप ग्रो करवा ली, वो आइडेंटिफाई कर ली, डिस्कवर कर ली, नहीं। यहां पर नई क्रॉप का मतलब है कि जिस क्रॉप को पिछले कई सालों से फील्ड में नहीं ग्रो करवाया जा रहा था, उस क्रॉप को आपका बेटर प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए एमएसपी भी दिया जाने की कोशिश हो रही है। और साथ में ये भी ट्राई चल रही है कि भाई उन क्रॉप्स को कैसे आपका हाई यील्डिंग ग्रो करवाया जाए। क्योंकि देखो, राइस और व्हीट के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर ही काफी रिसर्च हुई थी और उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज का मेन रोल था कहीं ना कहीं। इसके साथ में आपकी जो बाकी क्रॉप है उनको साइंटिस्ट भूल चुके थे या फिर उनके ऊपर उतनी रिसर्च नहीं हो पा रही थी। अब शायद आने वाले टाइम में पल्सेस, ऑयल सीड्स और जो फाइबर क्रॉप है इनके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है, या मिलेट्स के ऊपर, क्योंकि मिलेट्स अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो मोस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो C4 प्लांट है जो कि इफेक्टिव CO2 का यूटिलाइजेशन कर सकती है, वाटर की जो यूज एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो इससे ओवरऑल आपका प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा कम हो, लेकिन अगर इफेक्टिव एमएसपी यहाँ पर दिया जाए, प्राइस दिया जाए, मार्केट में लोगों को इसकी जो मिलेट्स की अगर इंपॉर्टेंस पता चले तो उससे शायद हो सकता है कि इसका जो प्रोडक्शन है उसके साथ साथ में जो आपका प्रॉफिट है वो भी क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसलिए इन बातों के ऊपर ध्यान करना जरूरी है। अब बताओ कि ये बात आपको यहां पर समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये चीज बहुत जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि राइस व्हीट जब आप लोग बात करते हो तो ये वो मोस्ट कॉमन पार्ट है जिसमें आपका यहां पर क्या है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इस रोटेशन को, इस सिस्टम को ब्रेक डाउन कैसे न कैसे किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक आपको? ठीक है, अब सुनिएगा। अब हमारी बात जब आती है कि भाई आज प्रेजेंट टाइम में जो सस्टेनेबल गोल है वो उतना अचीव नहीं हो पा रहा है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को लेकर, या डिफरेंट डिफरेंट आपके एरियाज के अंदर जो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, कैसे हम लोग उसको जो है मोर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? तो जो क्रॉपिंग सिस्टम हमारा है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कितने टाइप का होता है, उसमें किस किस प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन है, जिससे क्या होगा कि हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में ये क्या है और उसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करके आने वाले टाइम में जो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। और साथ में जो आपके डिफरेंट चैलेंजेस हैं उनको समझते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को टैकल आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं?
तो अब हम किसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिटेल में? तो आपका क्रॉपिंग सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। दूसरा हम लोग बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। और तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं फैलो इन रोटेशन सिस्टम। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले हमारा यहां पर है मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, और इसी के साथ हम लोग एक और टर्म को आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, एंड दैट इज मोनो कल्चर। समझ में आ गया? देखो, अब ये मोनोक्रॉपिंग क्या है, मोनोकल्चर क्या है, और एक यहां पर हम लोग और पढ़ते हैं सोल क्रॉपिंग। ये क्या है? ये तीनों सेम है या तीनों अलग अलग है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है, पहले तो हम इस बात को समझते हैं। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है जब आप एक फील्ड में सिंगल क्रॉप इन ए होल ईयर। ठीक है? मोनोकल्चर का मतलब है सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड और सीजन आफ्टर सीजन। तो देखो क्या होगा, सिंगल क्रॉप एक पूरे साल में, एग्जाम्पल के तौर पे 2020 में मान लो कि फील्ड में लगाया गया राइस, उसके बाद पूरे साल में कोई भी क्रॉप को नहीं लगाया। 2021 में हमने लगा दिया जी कॉटन, उसके बाद पूरे साल भर में हमने कोई क्रॉप को नहीं लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग। मतलब पूरे साल भर में पूरे फील्ड में केवल एक ही क्रॉप लगाई जाएगी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग। और दूसरा यहां पर है मोनोकल्चर। इसमें हमने क्या बोला? ईयर आफ्टर ईयर हम लोग सेम क्रॉप को रिपीट करते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे 2020 में क्या लगाया था? तो राइस। 2021 में भी हम लोग क्या लगाएंगे? राइस। और कई बार क्या होता है, हम लोग सीजन आफ्टर सीजन, तो 2020 में खरीफ में आपने क्या लगा दिया? राइस। रबी में भी आपने क्या लगा दिया? राइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अब देखो, यहां पर जब तक ये चीज थी तब तक तो ठीक था, पूरे साल भर केवल एक ही क्रॉप ली जा रही थी, है ना? अगला सीजन आपका क्या था? खाली था यहां पर पूरा का पूरा। ठीक है, कारण क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम इतना ही जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे साल भर में केवल क्या लगाई गई? एक ही क्रॉप को लगाया गया। तो जब तक ये कंडीशन थी तब तक तो दोनों क्या थे? बराबर थे। लेकिन जैसे ही यहां पर क्या हुआ, सीजन आफ्टर सीजन सेम क्रॉप का रिपीटेशन हुआ, तो एक प्रकार से आपने एक साल में कितनी क्रॉप को ले लिया? दो क्रॉप को ले लिया, क्योंकि पहले इसको हार्वेस्ट करेंगे फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? ग्रो करवाएंगे। तो जैसे ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, यहां पर आपका एक ही साल में दो दो राइस की फसल, तीन तीन राइस की फसल भी ले ली जाती है। डिपेंड करता है कि वहां पर वो कंडीशन अवेलेबल है कि नहीं है जिससे वो प्रोडक्शन लिया जा सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो इसलिए यहां पर इस बात को याद रखना कि अगर एक साल में आपने दो क्रॉप को ग्रो करवा लिया तो ये आपके इस पैटर्न को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। दूसरी बात, मोनोकल्चर में ये जरूरी नहीं है कि आप लोग क्रॉप को ही ग्रो करवाते हो, यहां पर आप लोग सेम एंटरप्राइजेस को भी रेयर कर सकते हो। जैसे अगर मान के चलिए आप लोग मशरूम कल्टीवेशन करते हो, या फिर मान के चलिए आप लोग मुर्गी पालन करते हो, या फिर आप लोग मानकर चलिए डेयरी जो है फार्मिंग करते हो, तो उसमें क्या होगा? आप ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों के अंदर तो गाय ले आए, गर्मियों में मुर्गी ले आए, आगे फिर बीच में सर्दियां आ गई तो उस टाइम पे आपने क्या किया? बकरी पालना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि ये तो एक लंबा प्रोसेस होता है ना भाई, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग सेम टाइप ऑफ आपके एंटरप्राइजेस के ऊपर या सेम टाइप ऑफ एनिमल को या सेम टाइप ऑफ लिविंग बीइंग को रेयर करते हैं सीजन आफ्टर सीजन एंड ईयर आफ्टर ईयर। तो वो भी क्या होता है आपका, मोनोकल्चर होता है। यस और नो? अरे यस और नो? तो ये आपका था मोनोकल्चर। और सोल क्रॉपिंग फिर क्या होता है? सोल क्रॉपिंग होता है जी सिंगल वैरायटी ऑफ ए क्रॉप इन होल फील्ड। मतलब एक पूरे फील्ड के अंदर जब हम एक ही वैरायटी को ग्रो करवाते हैं, उसमें किसी दूसरी वैरायटी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म है किस टाइम के लिए, जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि सीड प्रोडक्शन के टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्योरिटी बहुत जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है जी? आपकी प्योरिटी, है ना। क्योंकि अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरी वैरायटी का भी अगर मिक्सचर हो गया तो वो भी क्या है, उसकी क्वालिटी को क्या कर सकता है, डेटेरियोरेट कर सकता है, खराब कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें किसी प्रकार की दूसरी वैरायटी का भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए सोल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि उस फील्ड में केवल और केवल एक ही वैरायटी का क्या होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल वैरायटी इन प्योर स्टैंड, कई बार ये डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। तो प्योर स्टैंड मतलब उसमें किसी भी दूसरी वैरायटी का कोई मिक्सचर उसमें नहीं है। समझ में आ गया? क्रॉप भी तो सेम है, लेकिन क्रॉप का सेम होने से क्या होता है, कई बार जैसे वैरायटी की बात करते हैं तो अलग अलग वैरायटी आती है कि नहीं आती है। अलग अलग आपकी क्रॉप की जो वैरायटीज होती हैं उनका नेचर भी तो अलग अलग होता है। कोई हाई यील्डिंग होती है, कोई लो यील्डिंग होती है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, कोई आपकी बायोटिक रेजिस्टेंट होती है, कोई एबायोटिक रेजिस्टेंट होती है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपकी अलग अलग वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। तो हम एक सिंगल वैरायटी को जब एक फील्ड के अंदर एक प्योर स्टैंड में ग्रो करवाते हैं, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज ए सोल क्रॉपिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तीनों कई बार आपको कंफ्यूज करेगा, और कई बार ये दोनों जो बराबर लिखे होते हैं इनको और करके लिख दिया जाता है। तो इस और का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इस कंडीशन में ये दोनों क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। इस कंडीशन में आप इनको खराब नहीं कर सकते, क्योंकि मान के चलो 2020 में अगर राइस लगाया गया, 2021 में भी आपका राइस लगाया गया, लेकिन खरीफ में ही लगाया गया या रबी में लगाया गया, लेकिन अगले सीजन में कोई भी क्रॉप फील्ड में नहीं थी, पूरे साल भर में केवल एक ही क्रॉप ली गई थी, तो उस केस में ये दोनों क्या हो जाते हैं जी, बराबर हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। क्योंकि आपने अगले सीजन के अंदर कोई क्रॉप ली ही नहीं है, पूरे साल भर में आपने एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी रखी है। तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, कई बार इनको बराबर भी लिखा जाता है, लेकिन दोनों को हमेशा बराबर हम लोग नहीं बोल सकते। इसका कारण शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी बच्चे का? यस और नो? ऑनलाइन वालों भाई, हाँ जी, कोई है डाउट किसी का? ओके डन। अब देखो ये हमारा यहां पर नेक्स्ट है जी फैलो इन रोटेशन। अब फैलो इन रोटेशन का मतलब होता है जब आप 1 या 2 साल 3 साल 5 साल तक, या मान के चलिए 1 सीजन 2 सीजन आपने क्रॉप को ग्रो करवाया, और फिर आपने जानबूझकर, अपनी मजबूरी नहीं है यहां पर, ये क्या कारण है इसको हम जानेंगे आगे, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि ये क्या होता है। अब हमारा दूसरा यहां पर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर फील्ड को खाली छोड़ देते हैं। अब खाली छोड़ने का कारण क्या होता है? खाली छोड़ने का कारण होता है जैसे आप लोग 1 हफ्ते तक पढ़ते हो, पढ़ते तो नहीं हो, मान के चलो पढ़ते हो, ठीक है, और 1 हफ्ते के बाद जब संडे की छुट्टी ना हो तो आपको क्या हो जाती है, मौत पड़ जाती है। काम आपने पहले भी नहीं किया 7 दिन, लेकिन जो आपका एक संडे के दिन छुट्टी होनी चाहिए थी क्लास से, वो भी आपकी नहीं हुई। आप पहले भी बीच में क्लास में नहीं आते हो, लेकिन मान के चलिए संडे को भी आपने मजबूरी से बस बुला लिया गया। तो अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि सर हमें रेस्ट करना था, रेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिवाइव करते हैं। मान के चलिए जॉब करते हैं 5-6 दिन और 1 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग 5-6 दिन के बाद अपने आप को फिर रिवाइज करके और फिर वापस आते हैं एक फ्रेश मूड के साथ। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान लैंड को जानबूझकर खाली छोड़ देते हैं ताकि वो सॉइल अपने आप को रिस्टोर कर सके, उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आ सके, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं, उसको सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं। कई हम तरीके हैं जिससे उस सॉइल को रिवाइव किया जा सकता है, उस लैंड को खाली छोड़ा जा सकता है। या फिर हम लोग जब खाली छोड़ते हैं तो उस दौरान उस फील्ड के ऊपर हम लोग ग्रीन मैन्योर क्रॉप जैसी भी ग्रो करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर
स्टोर करने में, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने में वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? तो ये हमारा क्या होता है जी, फैलो इन रोटेशन होता है, जिसमें जानबूझ के फील्ड को हम लोग खाली छोड़ते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है। अच्छा, अब आपका यहां तक उम्मीद है कि सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके बाकी पार्ट को, लेकिन इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है।